हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं प्रवेश आपके लिए बायोमॉलिक्यूल्स को अभी भी कंटिन्यू किया हूँ और मैंने बार बार कहा है कि 7 नंबर के क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो आप जुड़े रहें मुझसे और अपने क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सीधे बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट स्ट्रक्चरल change will occur when a native protein is subjected to change in pH। किसी नेटिव प्रोटीन को हम क्या करें, एक चेंजेज पीएच यानी उसको किसी ऐसे केमिकल में डालें जिसका पीएच चेंज हो रहा हो, तो आपको कौन सी स्ट्रक्चरल चेंज दिखाई देती है। इसके अलावा इसी में एक क्वेश्चन और भी दिया है, डिफाइन नेटिव स्टेट इन रेफरेंस टू प्रोटीन। नेटिव स्टेट के बारे को डिफाइन करिए अगर प्रोटीन के संदर्भ में बात की जाए। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, या फिर मैं प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं, सेकेंडरी। तो इस पे ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है, इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देखिए। यहाँ मैं टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, क्वार्टरनरी की बात करूंगा और फिर आपके उस सवाल के जवाब पे आऊंगा कि चेंज पीएच चेंज किया जाए, किसी प्रोटीन को ऐसे केमिकल में डाला जाए जिसका पीएच चेंज हो रहा है तो क्या इफेक्ट होता है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर ये होती है कि ये कैसे एराइज होती है, ड्यू टू फोल्डिंग एंड कॉइलिंग एंड बेंडिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए क्या है ना कि अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग जो होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग जो होती है, फर्दर फोल्डिंग, तो फर्दर फोल्डिंग से हमें क्या मिलता है, फर्दर फोल्डिंग से हमें जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसी को हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि ये ओवरऑल शेप है, ओवरऑल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओवरऑल शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की ओवरऑल शेप मिल जाती है टर्सरी स्ट्रक्चर से। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड है उसकी उसकी ओवरऑल शेप होती है, ओवरऑल शेप होती है ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। और देखिए टू मेजर फर्दर लिखा गया, टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप इनको कौन से मिलते हैं, वो मिलते हैं फाइब्रस मिलते हैं और ग्लोबुलर मिलते हैं। इसके बारे में भी बात मैंने की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें लिखा गया दिस रिफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ सब यूनिट। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कितने सब यूनिट या फिर आप कह सकते हैं प्रोटोमर्स, इनको हम एक नाम और देते हैं प्रोटोमर्स, प्रोटोमर्स के कितने नंबर हैं, ये डिटर्मिनेशन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से होता है। और एग्रीगेट प्रोटीन में इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। देखिए एक चीज़ और भी मैं आपसे बताऊं कि बहुत सी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं, ओके। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो आप कह सकते हो आर मोर टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती हैं, 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती हैं। और इन चेन को हम क्या कहते हैं, इस चेन को हम सब यूनिट्स कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं या प्रोटोमर्स कहते हैं। और ये कैसे, ये सब यूनिट जो होती हैं, ये सब यूनिट आपस में जुड़ती कैसे हैं, ये सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिम्मेदार होता है। इसके लिए क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके बीच वांडर
वांडर वाल्स फोर्सेस काम करती हैं, वांडर वाल्स फोर्सेस काम करती हैं। तो इस तरीके से क्वार्टरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसा होता है, ये क्वार्टरी स्ट्रक्चर में आता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में आता है। तो देखिए क्या है कि क्वार्टरी, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 आइडेंटिकल अल्फा चेन्स होती हैं और ईच अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड रेजिड्यूस होती हैं। इसी तरीके से इसमें 2 आइडेंटिकल बीटा चेन्स होती हैं और ईच कंटेनिंग 146 एमिनो एसिड रेजिड्यू। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, फर्दर बात हो रही है कि नेटिव स्टेट, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी से जुड़े हुए थे। नेटिव स्टेट क्या होता है? द मोस्ट एनर्जेटिकली स्टेबल स्टेट ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड नेटिव स्टेट। एक्चुअल में नेटिव स्टेट जो होता है ना, करेस्पॉन्ड टू द प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विथ ए यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हम जब देखते हैं कोई एक यूनिक, आपकी जो यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो वो स्टेबल होती है। उसी स्टेबल स्ट्रक्चर को हम नेटिव स्टेट कहते हैं। ठीक है। इसलिए ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जब अपनी नेटिव फॉर्म में होती है तो ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी फिजिकल चेंज में डाला जाए, जैसे चेंज, टेम्परेचर चेंज किया जाए, पीएच चेंज किया जाए, प्रेजेंस ऑफ साल्ट और केमिकल एजेंट है, तो जो नेटिव कन्फर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो डिसरप्ट होता है, वो टूट जाता है, नेटिव कन्फर्मेशन। और इसमें स्पेशली अगर बात करें ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है वो आपकी डिसरप्टेड, ग्लोब्यूल जो होती है आपकी अनफोल्ड हो जाती है, हेलिक्स आपकी अनकॉइल हो जाती है। और इस तरीके से जो प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, लॉस करता है, और इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो अगर पीएच में चेंज किया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ही था, अगर आपने पीएच चेंज किया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे ज़्यादा डिसरप्ट करता है, सबसे ज़्यादा डिसरप्ट करता है, सबसे ज़्यादा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये टर्सरी स्ट्रक्चर को, ये टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट हो रहा है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इंटैक्ट रहती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, इंटैक्ट रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर